जय हिंद। स्कूल्स ऑफ फिलोसफी के बारे में हम बात कर रहे थे और इससे पिछले सेशन में हमने बात की थी योग स्कूल के बारे में और पढ़ा था न्याय स्कूल के बारे में। स्कूल्स ऑफ फिलोसफी की इसी बातचीत को आज के सेशन में भी कंटिन्यू करते हुए आज के सेशन में एक तो हम बात करेंगे विशेषिक स्कूल के बारे में और दूसरा हम पढ़ेंगे मीमांसा स्कूल के बारे में। इन दोनों स्कूल्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। देखो, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे विशेषिक स्कूल के बारे में। और ये जो विशेषिक स्कूल है, इसके फाउंडर हैं ऋषि कनाद। ऋषि कनाद इज द फाउंडर ऑफ विशेषिक स्कूल। और ये जो विशेषिक स्कूल है, ये बिलीव करता है इन द फिजिकलिटी ऑफ यूनिवर्स। यूनिवर्स की फिजिकलिटी में बिलीव करता है ये विशेषिक स्कूल। बेसिकली विशेषिक स्कूल का ये कहना है कि ये जो यूनिवर्स है, ये यूनिवर्स 4 इटर्नल एलिमेंट्स और 5 नॉन इटर्नल एलिमेंट से मिलके बना हुआ है। ये जो विशेषिक स्कूल है, ये क्या कहता है कि ये जो यूनिवर्स है, ये 4 इटर्नल एलिमेंट्स और 5 नॉन इटर्नल एलिमेंट से मिलके बना हुआ है। इटर्नल एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है? ऐसे एलिमेंट्स जिनको ऑर्गन्स के थ्रू, जिनको सेंसेस के थ्रू परसीव नहीं किया जा सकता है। और नॉन इटर्नल एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है? ऐसे एलिमेंट्स जिनको ऑर्गन्स के थ्रू, जिनको सेंसेस के थ्रू परसीव किया जा सकता है। 4 इटर्नल एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? एक है टाइम, दूसरा है स्पेस, तीसरा है सेल्फ और चौथा है माइंड। और 5 नॉन इटर्नल एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? एक है फायर, दूसरा है एयर, तीसरा है वाटर, चौथा है अर्थ और पांचवा है ईथर या फिर स्काई। ये जो विशेषिक स्कूल है, ये क्या कहता है कि ये जो यूनिवर्स है, ये यूनिवर्स 4 इटर्नल एलिमेंट्स और 5 नॉन इटर्नल एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है। इटर्नल एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? एक है टाइम, दूसरा है स्पेस, तीसरा है सेल्फ और चौथा है माइंड। और नॉन इटर्नल एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? एक है फायर, दूसरा है एयर, तीसरा है वाटर, चौथा है अर्थ और पांचवा है स्काई। अगर साइंस की लैंग्वेज में भी बात करें तो साइंस भी यूनिवर्स के क्रिएशन को लेके कुछ कुछ इन्हीं लाइंस पे बात करती है। लेकिन साइंस के अंदर सेल्फ को कंसीडर नहीं किया जाता है, माइंड को कंसीडर नहीं किया जाता है और स्काई को कंसीडर नहीं किया जाता है। तो ये जो विशेषिक स्कूल है, इसमें स्पिरिचुअल एलिमेंट्स को भी कंसीडर किया गया है। ये जो सेल्फ है, ये जो माइंड है, ये स्पिरिचुअल एस्पेक्ट को दिखाते हैं। अच्छा, ये जो नॉन इटर्नल एलिमेंट्स हैं, इन नॉन इटर्नल एलिमेंट्स को या फिर ये जो मटेरियल एलिमेंट्स हैं, इन मटेरियल एलिमेंट्स को क्या बुलाया जाता है? द्रव्य बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है? द्रव्य बुलाया जाता है। बेहद सिंपल और इजी सी बात है। ये जो विशेषिक स्कूल है, इसके फाउंडर कौन है? इसके फाउंडर है ऋषि कनाद। और ये जो विशेषिक स्कूल है, इसका कहना ये है कि ये जो यूनिवर्स है, ये यूनिवर्स 4 इटर्नल एलिमेंट्स और 5 नॉन इटर्नल एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है। इटर्नल एलिमेंट्स बेसिकली वो वाले एलिमेंट्स जिनको ऑर्गन्स के थ्रू, जिनको सेंसेस के थ्रू परसीव नहीं किया जा सकता है। और नॉन इटर्नल एलिमेंट्स बेसिकली वो वाले एलिमेंट्स जिनको ऑर्गन्स के थ्रू, जिनको सेंसेस के थ्रू परसीव किया जा सकता है। 4 इटर्नल एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? एक है टाइम, दूसरा है स्पेस, तीसरा सेल्फ और चौथा माइंड। और 5 नॉन इटर्नल एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? एक है फायर, दूसरा एयर, तीसरा वाटर, चौथा अर्थ और पांचवा ईथर या फिर स्काई। अच्छा, ये जो विशेषिक स्कूल है, ये विशेषिक स्कूल डेवलप्ड द एटॉमिक थ्योरी। और ये अपने आप में बेहद सिग्निफिकेंट बात है। जिस एटॉमिक थ्योरी के बारे में आज हम पढ़ते हैं, मॉडर्न साइंस में पढ़ते हैं, उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं इस विशेषिक स्कूल में देखने को मिलती है। द विशेषिक स्कूल डेवलप्ड द एटॉमिक थ्योरी। और एक कहानी भी चलती है। कहानी क्या है कि ऋषि कनाद, इनको बचपन में कश्यप बुलाया जाता था। और जब ये छोटे थे तो ये कई सारे सब्सटेंसेस को ऑब्जर्व किया करते थे। जैसे चावल के दाने को देखते थे या गेहूं के दाने को देखते थे और सोचते थे कि जो चावल का दाना है, जब इसको पकाया जाता है, खाया जाता है, तो ये ब्रेक डाउन होके ह्यूमन बॉडी में कन्वर्ट हो जाता है, एक तरीके से ह्यूमन बन जाता है। तो ये सोचते थे कि अगर इस चावल को तोड़ा जाए, ब्रेक डाउन किया जाए, फर्दर ब्रेक डाउन किया जाए और ब्रेक डाउन करते करते इतना ब्रेक डाउन कर दिया जाए कि एक ऐसी स्टेज आ जाए कि ये जो चावल का टुकड़ा है, ये और ज्यादा ब्रेक डाउन नहीं किया जा सकता है।
तो वो जो सबसे स्मॉलेस्ट फ्रेगमेंटेड पार्टिकल होगा राइस का, उसको ऋषि कनाद क्या बुलाएंगे? उसको ऋषि कनाद अणु बुलाएंगे। उसको ऋषि कनाद क्या बुलाएंगे? अणु, जिसको आज की डेट में एटम बुलाया जाता है। तो ये जो वैशेषिक स्कूल है, इट डेवलप्ड द एटॉमिक थ्योरी। और वैशेषिक स्कूल क्या कहता है कि जितने भी मटेरियल ऑब्जेक्ट्स हम देखते हैं, जितने भी मटेरियल ऑब्जेक्ट्स हम देखते हैं, वो सारे मटेरियल ऑब्जेक्ट्स एटम से बने हुए हैं। और एटम्स और मॉलिक्यूल्स दोनों मिलके क्या बनाते हैं? दोनों मिलके मैटर बनाते हैं। और ये जो मैटर है, इट इज द बेसिस फॉर एवरीथिंग। और यही सारी बातचीत साइंस भी तो कहती है, साइंस भी तो यही कह रही है। इस बात को, जिसको आज हम मॉडर्न साइंस में पढ़ते हैं, जिसको बहुत लेटर ऑन प्रूव किया गया, इसको बहुत पहले वैशेषिक स्कूल कह रहा था। वैशेषिक स्कूल कह रहा था कि जितने भी मटेरियल ऑब्जेक्ट्स हम देखते हैं, वो सब अणु से बने हुए हैं, जिनको हम मॉडर्न लैंग्वेज में क्या बोल देते हैं? एटम बोल देते हैं। और एटम्स और मॉलिक्यूल्स मिलके क्या बनाते हैं? मैटर बनाते हैं। एंड मैटर इज द बेसिस फॉर एवरीथिंग। तो एक तरीके से ये जो स्कूल है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बिगिनिंग ऑफ फिजिक्स इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। इंडियन सबकॉन्टिनेंट में फिजिक्स की जो शुरुआत है, वो कहां पे देखने को मिलती है? वैशेषिक स्कूल में देखने को मिलती है। और वैशेषिक स्कूल के जो प्रोपाउंडर्स हैं, उनको मैकेनिकल प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। पहली बार कोई यूनिवर्स किस तरीके से फॉर्म हुआ, उसके मैकेनिकल एस्पेक्ट के बारे में अगर बात करता है, तो वो हैं ये वैशेषिक स्कूल के प्रोपाउंडर्स। लेकिन ये जो वैशेषिक स्कूल है, इसमें स्पिरिचुअल एस्पेक्ट भी देखने को मिलता है। और वो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट क्या है? ये जो वैशेषिक स्कूल के लोग हैं, ये गॉड में बिलीव करते हैं, ये भगवान में बिलीव करते हैं, और कहते हैं कि गॉड इज द गाइडिंग फोर्स। ये जो वैशेषिक स्कूल के लोग हैं, इनका कहना है कि 5 नॉन इटर्नल एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं। और नॉन इटर्नल एलिमेंट्स का मतलब ऐसे एलिमेंट्स जिनको 5 ऑर्गन्स के थ्रू परसीव किया जा सकता है। और वो 5 ऑर्गन्स कौन कौन से हैं? आईज, नोज, टंग, ईयर और स्किन। जो एलिमेंट्स 5 ऑर्गन्स के थ्रू परसीव किए जा सकते हैं, उनको क्या बुलाया गया? उनको नॉन इटर्नल एलिमेंट्स बुलाया गया। ये जो वैशेषिक स्कूल के लोग हैं, ये लॉ ऑफ कर्मा में भी बिलीव करते हैं। इनका मानना ये है कि आप जैसे कर्म करोगे, वैसा ही आपको फल मिलेगा। और आगे क्या कहते हैं? आगे ये कहते हैं कि भगवान डिसाइड करते हैं कि आपके जो एक्शंस हैं, उनमें कितना मेरिट है या कितना डीमेरिट है। और फिर जो भी मेरिट है, जो भी डीमेरिट है, उसके अकॉर्डिंग आपको हेवन या फिर हेल मिलता है। तो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट भी देखने को मिलता है इस वैशेषिक स्कूल में। साइंटिफिक एस्पेक्ट तो देखने को मिलता ही है, जिसके बारे में हमने पढ़ लिया है, साथ ही साथ स्पिरिचुअल एस्पेक्ट भी देखने को मिलता है। ये जो वैशेषिक स्कूल है, ये साल्वेशन में भी बिलीव करता है, लेकिन साथ ही ये भी कहता है कि साल्वेशन के पैरेलली क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ यूनिवर्स भी चल रहा है। और ये जो क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन ऑफ यूनिवर्स है, ये एक साइक्लिक प्रोसेस है। और इस प्रोसेस को डिसाइड कौन करता है? इस प्रोसेस को गॉड डिसाइड करते हैं। ध्यान देना, ये जो वैशेषिक स्कूल है, इसमें साइंटिफिक एस्पेक्ट भी देखने को मिलता है और इसमें स्पिरिचुअल एस्पेक्ट भी देखने को मिलता है। साइंटिफिक एस्पेक्ट के तौर पे अगर बात करें, तो ये जो स्कूल है, ये बिलीव करता है फिजिकलिटी ऑफ यूनिवर्स में। इसका मानना ये है कि यूनिवर्स जो है, वो 5 इटर्नल एलिमेंट्स, 4 इटर्नल एलिमेंट्स और 5 नॉन इटर्नल एलिमेंट्स से मिलकर बना हुआ है। 4 इटर्नल एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? टाइम है, स्पेस है, सेल्फ है और माइंड है। और 5 नॉन इटर्नल एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? फायर है, एयर है, वाटर है, अर्थ है और स्काई है। ये जो वैशेषिक स्कूल है, इसने सबसे पहली बार बात की डेवलपमेंट ऑफ एटॉमिक थ्योरी के बारे में। बताया कि जितना भी मटेरियल हम देखते हैं, वो सब एटम से बना हुआ है, और एटम्स और मॉलिक्यूल्स मिलके मैटर बनाते हैं। एंड मैटर इज द बेसिस फॉर एवरीथिंग। एक तरीके से इंडियन सबकॉन्टिनेंट में बिगिनिंग ऑफ फिजिक्स जो है, वो इस वैशेषिक स्कूल से देखने को मिलती है। लेकिन ये जो वैशेषिक स्कूल है, इसमें स्पिरिचुअल एस्पेक्ट भी देखने को मिलता है। ये जो वैशेषिक स्कूल के लोग हैं, ये गॉड में बिलीव करते हैं, ये लॉ ऑफ कर्मा में बिलीव करते हैं, ये साल्वेशन में बिलीव करते हैं। हालांकि फिलॉसफी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर पढ़ें, तो वैशेषिक स्कूल में और बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आर्ट एंड कल्चर और जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना काफी है।
वैशेषिक स्कूल की कहानी क्या है, होपफुली आपको समझ में आई होगी। हम आगे बढ़े उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना जरूरी है बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है। जब आप वीडियो पे लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को। जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड है, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉर श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप केपेबल हो, हेल्प करना चाहते हो, तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो क्यूआर कोड को स्कैन करके। अच्छा, विशेषिक स्कूल की कहानी क्या है, होपफुली आपको समझ में आई होगी। अब बात आती है मीमांसा स्कूल के बारे में। और मीमांसा ये जो टर्म है, इसका लिटरल मीनिंग होता है आर्ट ऑफ रीजनिंग, इंटरप्रिटेशन एंड एप्लीकेशन। मीमांसा का लिटरल मीनिंग क्या होता है? आर्ट ऑफ रीजनिंग, इंटरप्रिटेशन एंड एप्लीकेशन। ये जो मीमांसा स्कूल है, ये फोकस करता है ऑन द एनालिसिस ऑफ संहितास एंड ब्राह्मणास। जो हमारे संहितास टेक्स्ट देखने को मिलते हैं और जो हमारे ब्राह्मणास देखने को मिलते हैं, उनके एनालिसिस के ऊपर फोकस किया जाता है इस मीमांसा स्कूल में। और मीमांसा स्कूल ये कहता है कि हमारे जो वेद हैं, दे कंटेन द इटर्नल ट्रूथ। जो अल्टीमेट सच्चाई है, जो अल्टीमेट रियलिटी है, उस सब के बारे में बातचीत वेद में की गई है। तो हमारे जो वेद हैं, दे कंटेन द इटर्नल ट्रूथ। और मीमांसा स्कूल ये मानता है कि ये जो हमारे वेद हैं, ये आपुरुष हैं। आपुरुष है मतलब ये मैन मेड नहीं है। इनका ओरिजिन कैसा है? इनका ओरिजिन डिवाइन है। और मीमांसा स्कूल ये कहता है कि अगर किसी को साल्वेशन अटेन करना है, तो हमारे वेदों में जिन भी ड्यूटीज की बात की गई है, उन ड्यूटीज को पूरे तरीके से फुलफिल करो। वेदों में जो भी ड्यूटीज बताई गई हैं, उन ड्यूटीज को अगर आप पूरे तरीके से फुलफिल करोगे तो आप साल्वेशन को अटेन कर सकते हो। ऐसा कहता है मीमांसा स्कूल। ये जो मीमांसा स्कूल है, इसके फाउंडर कौन है? इसके फाउंडर है जेमिनी। जेमिनी ने बहुत सारे सूत्र लिखे हैं। वो जो सूत्र जेमिनी ने लिखे हैं, वो बेसिस बने इस मीमांसा स्कूल के। ये जो सूत्र हैं, ये कब लिखे गए? लगभग 3rd सेंचुरी बीसी में लिखे गए हैं। जेमिनी इसके फाउंडर हैं। लेकिन जेमिनी के अलावा दो बड़े ग्रेट प्रोपोनेंट्स हुए इस मीमांसा स्कूल के। एक सबर स्वामी और दूसरे कुमारिला भट्ट। सबर स्वामी और कुमारिला भट्ट, इन्होंने मीमांसा स्कूल को प्रोपेगेट करने के लिए खूब सारा कामकाज किया। और बेसिक आउटलाइन हमें समझ में आ गई है। ये जो मीमांसा स्कूल है, ये कहता है कि भैया वेद जो हैं, उनके अंदर पूरा इटर्नल ट्रूथ है। ये कहता है कि अगर किसी को साल्वेशन को अटेन करना है, तो वेदों के अंदर जो भी ड्यूटीज बताई गई हैं, उन ड्यूटीज को फुलफिल करो। इनफैक्ट ये जो मीमांसा स्कूल है, ये कहता है कि साल्वेशन पॉसिबल है थ्रू परफॉर्मिंग रिचुअल्स। बेसिकली वेदों में जिन रिचुअल्स के बारे में बात की गई है, अगर उन रिचुअल्स को हम परफॉर्म करें और उन ड्यूटीज को हम फुलफिल करें, तो हम साल्वेशन को अटेन कर सकते हैं। हालांकि मीमांसा स्कूल ये भी कहता है कि देखो, अगर आप अच्छे कर्म कर रहे हो, अगर आप अच्छे गुड डीड्स कर रहे हो, तो आप ब्लिस को एंजॉय कर सकते हो, आप सुख को एंजॉय कर सकते हो। लेकिन सिर्फ अच्छे कर्मों से आप ये जो साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ है, इससे फ्री नहीं हो सकते हो। ब्लिस को एंजॉय कर सकते हो, सुख को एंजॉय कर सकते हो, हैप्पीनेस को एंजॉय कर सकते हो अच्छे कर्मों से, लेकिन ये जो साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ है, इससे फ्री नहीं हो सकते हो। ये जो साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ है, अगर इससे आपको फ्री होना है, तो हमारे वेदों में जिन रिचुअल्स की बात की गई है, जिन ड्यूटीज की बात की गई है, उनको आपको फुलफिल करना होगा। तब आपको साल्वेशन मिलेगा, तब आपको अल्टीमेट फ्रीडम मिलेगा। तो मेन फोकस इस मीमांसा स्कूल का किस पे है? ऑन द रिचुअलिस्टिक एस्पेक्ट ऑफ वेदास। कि हमारे वेदों में जो भी रिचुअल्स दिए गए हैं, जिन भी ड्यूटीज की बात की गई है, अगर आप उनको फुलफिल करते हो, अगर आप उनको परफॉर्म करते हो, तो आप साल्वेशन को अटेन कर सकते हो। और देखो, वेदों पे इतना ज्यादा फोकस किया गया है, तो एक तरीके से वेदों के अंदर जो भी चीजें लिखी गई, उनकी अथॉरिटी को पूरे तरीके से एक्सेप्ट करता है ये मीमांसा स्कूल। जो मीमांसा शास्त्र है, उसमें 12 क्वालिटीज के बारे में बात की गई है। हालांकि बुक में ये 12 क्वालिटीज के नाम भी दिए गए हैं, बट मैंने डेलिबरेटली उनको छोड़ दिया है बिकॉज मुझे इतने इंपॉर्टेंट लगे नहीं, बिकॉज इतना डेप्थ में जाके क्वेश्चन पूछा नहीं गया है इस पर्टिकुलर चैप्टर से। लेकिन हाँ, मीमांसा स्कूल की कहानी क्या है, वो बेसिकली आपको समझ में आनी चाहिए।
और एक लाइन में अगर बोलें तो ये वेदों को एब्सोल्युटली मानते हैं। इनका मानना ये है कि वेदों में जो रिचुअल्स हैं, जो ड्यूटीज हैं, उनको अगर आप फुलफिल करोगे तो आप साल्वेशन को अटेन कर सकते हो। और इसके साथ आज की बातचीत हम हमारी खत्म कर रहे हैं। देखो, मैं छोटे छोटे सेशंस रख रहा हूँ बिकॉज एक तो फिलॉसफी अपने आप में बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है। इन छोटे छोटे सेशंस में पूरे तरीके से चीजों को कंप्लीट नहीं किया जा सकता, लेकिन हम आर्ट एंड कल्चर और जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। तो जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इतना भी आपको याद रहेगा तो आप आंसर लिख सकते हो, आप किसी क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो। कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।